हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संघीय मंत्री परिषद के बारे में। इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए थे उसमें हमने डिस्कस किया था संसद को, इसके बाद राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के बाद हमने डिस्कस किया लोकसभा को, राज्यसभा को, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किए मौलिक अधिकार, फिर इसके बाद मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व डिस्कस किए थे, फिर इसके बाद मौलिक कर्तव्य डिस्कस किए थे और आज हम पढ़ेंगे संघीय परिषद के बारे में। ठीक है, तो एक बार सभी लोग इस पोस्ट को शेयर कर दें जिससे कि और भी लोग आकर के जुड़ जाएं। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। तो जो कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता होती है वो आपकी निहित होती है मंत्रिपरिषद के रूप में, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही मिलकर के सारा कार्य करते हैं। ठीक है, कई सारे विभाग होते हैं, आपको पता होगा, जैसे पेट्रोलियम विभाग है, कोयला विभाग है, शिक्षा विभाग है। तो ये सब किसको दिए जाते हैं? मंत्री को दिए जाते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये वास्तव में, यथार्थ में, वास्तव में अगर देखा जाए तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। आगे देखें, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है, जैसे पता होगा लोकसभा के जो भी आपके सदस्य होंगे वो आपके किस में आएंगे? मंत्रिपरिषद में। राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रिपरिषद में आते हैं, लेकिन उन सभी की अध्यक्षता कौन करता है? वो प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती है? तो किसके रहती है? लोकसभा के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं मुख्यतः वो ही मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। आगे बढ़ें, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? कौन सा व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या संसद का सदस्य? तो संसद का जो सदस्य है, मतलब कहने का यह है कि लोकसभा में आपके, थोड़ी संसद में आपके क्या क्या आ जाएगी? संसद में आपकी लोकसभा आ जाएगी और राज्यसभा आ जाएगी। तो दोनों के सदस्य जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। नीलम जी सेकंड का सी बिल्कुल सही है, आहना जी थर्ड का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें, तो ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद में आपके लोकसभा के सदस्य भी होंगे और राज्यसभा के सदस्य भी होंगे। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि देखो, मंत्रिपरिषद जो राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? राज्यसभा में आपकी 250 सीट्स हैं मैक्सिमम, लेकिन अभी प्रेजेंट में 245 सीट्स हैं। तो उसमें क्या होगा, आपके 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वो हैं तो सदस्य ही, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की गोपनीयता की शपथ सभी सदस्यों को कौन दिलाएगा? आपके राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री बना रह सकता है? तो वो 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी जरूरी होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे बढ़ें, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में ध्यान रखना, प्रधानमंत्री और इसके जो अन्य मंत्री होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद का नाम देते हैं। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो होती है वो मंत्रिमंडल से अधिक होती है। देखो, एक तो होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब ये हो गया कि जैसे जो आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनमें से ही कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। जैसे शिक्षा विभाग के मंत्री हैं आपके, ठीक है, कोयला विभाग के अलग हैं, और कपड़ा और उद्योग मंत्रालय के अलग है। तो इस प्रकार से कई सारे मंत्रालय बना दिए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मंत्रिमंडल। और मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद में सभी जो भी मंत्री होते हैं सभी आ जाते हैं मंत्रिपरिषद में। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो मंत्रिमंडल से ज़्यादा होती है, अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर तक के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में आपके 3 स्तर तक के मंत्री होते हैं। ठीक है, एक तो केंद्रीय मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, और एक होते हैं आपके इसको केंद्रीय मंत्री हो गए, एक राज्य मंत्री हो गए, एक होते स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ें, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है?
तो कौन शामिल इसमें नहीं रहता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री भी रहते हैं, उप मंत्री भी रहते हैं, लेकिन संसदीय सचिव जो होता है वो शामिल नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़ें। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का उपक्रम है। कौन सा उपक्रम है? आपके कैबिनेट मंत्री जो आपके केंद्रीय मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री, फिर होते हैं उप मंत्री। ठीक है, ये सही क्रम होता है। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री आते हैं, फिर आपके राज्य मंत्री आते हैं, फिर आपके आते हैं उप मंत्री। आहाना ठाकुर जी, 7 का बी। नीलम शर्मा जी, ओके। एक बार सभी लोग शेयर कर दें, एक बार पोस्ट को शेयर कर दें। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति के रूप प्रति क्या होगा? ये उत्तरदायी होगा। आगे बढ़ें। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके प्रति होंगे? लोकसभा के प्रति होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ें। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो ये मैंने बता दिया, 6 माह तक बना रह सकता है। भारत में मंत्री वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो कितने माह के बाद? 6 माह के बाद। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो यहाँ पे हम बात करें तो अनुच्छेद 75। ठीक है, आर्टिकल 75 जो है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। तो आर्टिकल 75 में ही किसका प्रावधान किया गया था? मैंने कल बताया था, प्रधानमंत्री होगा, वो भी किस में बताया गया? आर्टिकल 75 में बताया गया है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 75 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74-75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो यह है मंत्रिपरिषद के विषयों पर। ठीक है, मंत्रिपरिषद किस में आती है? आर्टिकल 74 और 75 में। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति। ठीक है, मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय या कैबिनेट से बड़ा निकाय? देखो, मंत्रिपरिषद जो होती है वो कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद से ही आपके कैबिनेट मंत्री, आपके राज्य मंत्री, आपके उप मंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मंत्रिपरिषद बड़ा होता है कैबिनेट से। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो जो अधिकतर सदस्य इसके होते हैं वो लोकसभा से ही लिए जाते हैं मैक्सिमम। हालांकि राज्यसभा से भी लिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सदस्य लिए जाते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण जो होते हैं वही मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद तो मंत्रिमंडल से बड़ी होती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण जो होते हैं वही करते हैं मंत्रिमंडल का गठन। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है, या वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है? तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो राज्य मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्री ऐसा मंत्री होता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लगाया गया था? तो जो पहला अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था वो 1963 में लगाया गया था। ठीक है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो अगर सामूहिक रूप से बात करें, मंत्रिपरिषद आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे का विश्वास प्राप्त हो। मतलब मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे किसका विश्वास प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो लोकसभा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में क्या शामिल है? तो मंत्रिपरिषद क्या करती है? बजट तैयार करके उसको संसद में पेश करना। ये इसके वित्तीय कार्य होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो वो हाँ दे सकता है, क्योंकि वो किसका सदस्य है?
अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो फिर भी वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती? किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती? किसी मंत्री के पदत्याग से, या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री की पदच्युति से। तो देखो, प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो विघटित हो सकती है, या उसका पदत्याग होता है तो भी विघटित हो सकती है, ठीक है, या फिर वो अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो भी हो सकती है, लेकिन पद त्याग से नहीं होती। ठीक, किसी मंत्री के पद त्याग से नहीं होती। कोई मंत्री अपना पद त्याग कर सकता है। आगे देखें, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? अगर मंत्री को अपना त्यागपत्र देना है तो किसे संबोधित करेगा? जो उसको शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं तो राष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% जो है आपके संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे। ठीक है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है जो आपका प्रश्न उत्तर सत्र होता है। ठीक है, प्रश्न उत्तर सत्र में शून्यकाल की प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखो, शून्यकाल कब होता है? 12 से 1 बजे तक की जो होती है, 12 से 1 बजे तक की जो अवधि होती है वो आपकी शून्यकाल कहलाती है। इस अवधि में क्या होते हैं? संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं इसमें। इसके अलावा देखो, बात कर लें कि संसद की जो कार्यवाही होती है वो किस तरीके से होती है। संसद की जो कार्यवाही होती है वो आपकी, इसको छोटा कर लें थोड़ा सा। संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें प्रथम बैठक शुरू होती है 11 बजे। प्रथम बैठक जो शुरू होती है वो 11 बजे शुरू होती है। इसके बाद शुरू होती है, फिर कुछ टाइम बाद जो द्वितीय बैठक होती है उसके मतलब क्या होती है? द्वितीय बैठक भोजन के अवकाश के उपरांत शुरू होती है। ठीक है, भोजन के अवकाश के उपरांत शुरू होती है द्वितीय बैठक। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आता है आपका प्रश्नकाल। क्या आता है? आपका प्रश्नकाल आता है। इसके बाद प्रश्नकाल चलता है 11 से 12 बजे तक चलता है, और प्रश्नकाल के बाद में आ जाता है आपका शून्यकाल, जिसमें आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। हालांकि प्रश्नकाल में भी प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, तो इसमें प्रश्नों के प्रकार कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न है, अल्प सूचना प्रश्न है। फिलहाल हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। जो शून्यकाल होता है वो प्रश्नोत्तर काल होता है। आगे बढ़ें। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये किसके पास होगा आपका? ये आपका होगा मंत्रिपरिषद के पास। ठीक है, जो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होगा वो मंत्रिपरिषद के पास होगा। ठीक है। जो व्यक्ति सांसद ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? जो व्यक्ति सांसद नहीं है, हाँ, मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। आगे बढ़ें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा? लोकसभा के प्रति। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ें। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो मंत्रिपरिषद में होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। वास्तविक कार्यपालिका, ये कई बार आ चुका है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, या उपयुक्त दोनों पर? तो यहाँ पर दोनों आंसर होगा। मंत्रिपरिषद जो है निजी उत्तरदायित्व पर भी सिद्धांत पर वर्क करती है, और सामूहिक उत्तरदायित्व पर भी निर्भर करती है। कोई भी मंत्री चाहे तो खुद का डिसीजन ले सकता है। ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? जो पहली मंत्रिपरिषद बनी थी स्वतंत्र भारत की, उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो आपके 36 सदस्य थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 सदस्य थे। आगे बढ़ें। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो वो कौन थी? ध्यान रखना, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो थी प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे?
तो गुलजारीलाल नंदा, सरदार बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर CD देशमुख। तो सभी को पता होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? अगर प्रथम रक्षा मंत्री की बात की जाए तो सरदार बलदेव सिंह थे। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। जॉन मथाई कौन थे? जॉन मथाई आपके थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक है। तो और भी मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, तो जो पहली मंत्रिपरिषद बनी थी, मंत्रिमंडल बना था, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊं जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामलों को देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके गृह मंत्री थे और सरदार बलदेव सिंह आपके रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। इसके अलावा हम देखें जगजीवन राम आपके श्रम मंत्री थे। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको कुछ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बढ़ें। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अगर हम प्रथम वित्त मंत्री की बात करें तो RK षणमुखम शेट्टी जो थे वो आपके प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और आगे बढ़ें। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन चुना गया? तो BR अम्बेडकर को ही कानून मंत्री चुना गया था। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में शपथ ली थी? ये मैं आपको बता चुका हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके राइट आंसर होंगे। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था जिसने पहली बार पद त्याग किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, इन्होंने ही, और ये क्या थे? ये आपके थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। ठीक है, इन्होंने ही पहला अपने पद से रिजाइन दिया था। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये आपकी सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्य संभालने वाली मंत्री बनी थी। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? तो ये हैं जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम, इनका क्या था? ये ऐसे संघीय मंत्री थे जो संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़ करके लगातार बनते रहे हैं। ठीक है, 2.5 वर्ष का गैप किया फिर मंत्री बन गए, फिर गैप किया फिर मंत्री बन गए। ऐसा कब तक हुआ? 28 वर्ष से अधिक समय तक हुआ था जगजीवन राम। जगजीवन राम थे कौन? ये आपके श्रम मंत्री थे। सबसे कम अवधि 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो ये थे आपके HR खन्ना। कौन थे आपके? HR खन्ना थे। ये 5 दिन के लिए बने थे। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो क्या राइट आंसर इसका? मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, इसका उल्लेख नहीं है लेकिन इसका पालन किया जाता है। तो यहाँ पे आहाना ठाकुर जी और रीना कुमारी जी 2 ही लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखो, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य ही होंगे या केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करेगा? तो यहाँ पे पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। केवल लोकसभा के आसीन नहीं होंगे, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालय संख्या 36 हो गई है। ये आपका दूसरा गलत है, ये आपका पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस यही आज के 50 तक क्वेश्चन हमें करने थे। आज हम 50 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, आगे हम जो अगला जो चैप्टर होगा वो हम लेके आएंगे लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और जो हमारे कैग हैं, कैग के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वो हम आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।